हे फ्रेंड, दिस इज़ माने और आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी पे। और उम्मीद है सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत सही तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज ये बैच के हमारी पहली क्लास है, डे 1 है आज, क्लास 1। और इसके अंदर हमें देखना होगा कैसे हम एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम हमें देने हैं, या इस बैच से पढ़ के हम कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो एग्ज़ाम हम ज़्यादा मेनली टारगेट करेंगे एसएससी को, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। आपको अच्छे से पता है एसएससी के अंदर इन पोस्टों पे क्या होती है, नौकरियां निकलती हैं। बात कर लें हम सीजीएल की, जो हमारा ग्रेजुएशन के बाद होता है। सीपीओ भी हमारा ग्रेजुएशन के बाद होता है। सीएचएसएल ये हमारा होता है 12th बोर्ड। जो भी भाई बहन 12th क्लास में हो या 11th क्लास में हो या जो 12th पास कर रहे हो इसी साल, वो सीएचएसएल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे 12th क्लास के बाद ही। 10th बोर्ड पे रहता है एसएससी जीडी का, या आप कह सकते हैं एमटीएस का। एमटीएस का भी हमारा किस में होता है, 10th बेस पे होता है। देखिए, बात करते हैं हम सीजीएल की। आपको पता है दो टायर होते हैं, टायर 1 टायर 2। टायर 1 क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम को पास आउट करना होता है। और टायर 2 होता है जिसके अंदर क्या होता है, मेन कट ऑफ जाती है, या आप समझ सकते हैं मेन जो हमारा सिलेक्शन होता है वो हमारा किस पे होता है, टायर 2 पे होता है। देखिए, इंग्लिश ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इंग्लिश ना पूछी जाए। ना केवल एसएससी में हम बात कर लें एनडीए की या सीडीएस की, या हम बात कर लें एफकेट का जो आज ही नोटिफिकेशन आया है, हर एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है। एसएससी के अंदर टायर 1 में आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ पास करने होते हैं। और 25 क्वेश्चन के नंबर कितने बनते हैं, 50 नंबर बनते हैं। बात कर लेते हैं टायर 2 में 45 क्वेश्चन बनते हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो आपके 135 सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश होती है। आप देखेंगे सीपीयू के अंदर 50 क्वेश्चन 50 नंबर, टायर 2 के अंदर 200 क्वेश्चन 200 नंबर। आपको अच्छे से पता है, जब भी हम बात कर रहे हैं सीपीयू की, सीपीयू के अंदर जो मेन हमारे जो जॉब लगती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लगती है, इंग्लिश के ऊपर। क्योंकि 200 क्वेश्चन पूछता है और 200 के 200 ही किसके होते हैं, इंग्लिश के होते हैं। सीएचएसएल में टायर 1 में 25 क्वेश्चन 50 नंबर, टायर 2 में 40 क्वेश्चन 3 नंबर का एक क्वेश्चन 120 नंबर। जीडी में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 नंबर के क्वेश्चन आपके होते हैं। अब बात करते हैं, ये हमारा होता है एग्जाम पैटर्न कि इस तरीके से एग्जाम हमसे पूछा जाता है। अब जो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो किस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, वो चैप्टरों के नाम देखिए ये लिखे हुए हैं बैच के अंदर, या जो भी हमारी क्लासेस चलेंगी आने वाली अपकमिंग, इसी तरीके से इसी पे बेस्ड ऑन चलेंगी। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में सिर्फ वो रहता है जो भी भाई बहन बिल्कुल बेसिक से जिसे डाउट है पढ़ने में या क्लियर नहीं हो पा रहा, या हम समझ लेते हैं एक इंट्रोडक्शन क्लास होती है जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है, क्या है इंग्लिश, हमें इंग्लिश किस तरीके से पढ़नी है, और वो सब हमारा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आ जाता है। इसके बाद आता है हमारा टेंस सबसे, ये बोलते हैं जैसे परसेंटेज मैथ के अंदर सबसे मेन है ना, उसी तरीके से जो इंग्लिश की हमारी नींव रखी जाती है वो टेंस के ऊपर रहती है। टेंस के बाद हमने एक अलग चैप्टर रखा हुआ है कंडीशनल सेंटेंस, है ना। आप अच्छे से जानते हैं कंडीशन का मतलब क्या होता है, कोई भी शर्त रखना, कंडीशन का मतलब होता है शर्त। वैसे तो ये पार्ट टेंस का ही है, पर इसके अंदर भी अलग अलग टाइप की शर्त होती है, तो ये हमने अलग से ही बना दिए कंडीशनल सेंटेंस का चैप्टर। उसके बाद हमें पढ़ना होगा मॉडल्स के बारे में, फिर क्वेश्चन टैग, फिर एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमारे वो वाले चैप्टर हो गए, साथ के साथ 7, जिसके अंदर क्या होता है स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक लाइन दे देगा फिर चारों लाइन पढ़नी होगी। बात हम करते हैं वहां से नाउन और प्रोनाउन की। आपको अच्छे से पता है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, इसके अंदर रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है कि रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। आपको रूल याद करना होगा, रूल के बाद उसमें देखना होगा रूल सही है गलत है, जो गलत होगा उसे गलत करके सही वाले पे आपको टिक करना होगा। नाउन के अलग रूल हैं, प्रोनाउन के अलग रूल होते हैं। उसके बाद हमें एडजेक्टिव पढ़ेंगे, बाद में हम पढ़ेंगे वर्ब, वर्ब के बाद एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन
लास्ट में हमें पढ़ेंगे आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में हमारा लास्ट चैप्टर रह जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें हमें सब्जेक्ट का और वर्ब का दोनों का एग्रीमेंट करवाना होगा। तो ये सब चैप्टरों में से बीच में से पूछा जाएगा आपसे, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी पे बेस्ड ऑन आपका एग्जाम नंबर देगा। तो जितनी अच्छी कमांड आपकी स्टार्टिंग से होती जाएगी उतना ही अच्छा आपका मतलब फाउंडेशन बनता जाएगा। अब बात करते हैं हम, देखिए 16 चैप्टर है, 16 के 16 ही हमें पढ़ना है। पढ़ना किस तरीके से होगा, एक तो होता है आपने अब तक जो भी पढ़ा, एग्जाम दिया, नंबर नहीं आए, गलत इफेक्ट पड़ा या कुछ भी है, टाइम ज़ाया हुआ, या हम समझते हैं इस जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर खासियत क्या होगी। देखिए सबसे पहले मैं बोलता हूँ, आप कहीं भी पढ़िए, मेन चीज़ों का इनका ध्यान रखना। सब्जेक्ट कुछ भी हो, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, देखिए ये पता लगाना होगा कि जहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारा पढ़ रहे हैं, हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। मान के चलो मैं आपसे 6 महीने मांग लेता हूँ और 6 महीने बाद भी आपका रिजल्ट यही रहा, तो 6 महीने तो बेकार हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये ट्राई करना होगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। अब उस चीज़ का पता कैसे लगेगा कि भाई हम सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमें वो पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट वाइज। कॉन्सेप्ट वाइज क्या हुआ, मतलब जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो ही हमें पढ़ना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट मतलब एक एक चीज, मतलब एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी से पढ़ना होगा। दूसरा, साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट रहता है PYQs। भैया जो हमने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन पूछ भी रहा है या बेकार की हम पढ़ के रखते जा रहे हैं, समेटते जा रहे हैं, हमें केवल उतना ही पढ़ना है या अच्छे से वो चीज़ पढ़नी है जिसमें एग्जाम पूछ रहा है, लेटेस्ट क्वेश्चन बन पा रहे हैं, है ना। आपको ज्ञाता तो बनना नहीं है कि अंग्रेजी हमें इतनी पढ़नी है इतनी पढ़नी है, आपको केवल नौकरी लेनी है। और आयोग सिर्फ और सिर्फ नौकरी भी आपको इसलिए दे रहा है ताकि आप इंग्लिश की हिंदी कर दें और हिंदी की इंग्लिश कर लेते हैं। वो तो कंपटीशन जा रहा हो रहा है, जब ज़्यादा क्वेश्चन बन पाते हैं ना। तो इतना नहीं पढ़ना कि आप पूरी दुनिया की किताबें पढ़ लो, केवल इतना ही तो पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है और जो आप अच्छे से कर पाओ। देखिए खासियत ये होगी, जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एग्जाम मतलब इन चैप्टरों के बीच में, साथ के साथ उनकी PYQ हम करते जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे फिर PYQ। जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, मान के चलिए नाउन कंप्लीट हो गया, नाउन की पहले तो वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं बहुत अच्छे एग्जाम में लेटेस्ट आ रहे हैं, है ना। सबसे पहले तो एक प्रैक्टिस करेंगे उनकी। अब प्रैक्टिस के बाद भी हमें पता लगाना होगा कि भैया प्रैक्टिस तो हो गई, लेटेस्ट क्वेश्चन कौन से हैं। तो 2024 तक या 2025 तक जितने भी 2018 के बाद, या आप कहीं समझना 2022, 23, 24, 25 जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको साथ के साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो इससे आपका एक तो सबसे पहले नाउन चैप्टर स्टार्ट हुआ, एक तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट में आपका चैप्टर डिवाइड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के बाद उसके साथ के साथ कॉन्सेप्ट के साथ प्लस PYQ करोगे, तब आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा। कॉन्सेप्ट के बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे, मिक्स जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। सारे लिखने के बाद अब जब मिक्स प्रैक्टिस कर लोगे और नए क्वेश्चन जान लोगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है एग्जाम में। मतलब अगर क्वेश्चन बनेगा इन्हीं में से तो बनेगा। आपको पता है एग्जाम कौन EQDT अब कंडक्ट करने लगी है, उससे पहले कौन लेता था, SSC एग्जाम TCS कंडक्ट करवाता था, TCS। आपको पता है TCS 80 से 90% वो क्वेश्चन पूछती है जो रिपीटेड है ना। तो आप इस चीज को तो लेके निश्चिंत रहिए कि मतलब एकदम नया क्वेश्चन बनेगा, एकदम नया नहीं बनेगा। जब हम मान के चलिए जब नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन की कॉन्सेप्ट वाली प्रैक्टिस हो गई, साथ में उन कॉन्सेप्ट की PYQ हो गई, फिर कंप्लीट मिक्स प्रैक्टिस हो गई और मिक्स के PYQ हो गए, तो आपके लेटेस्ट मतलब सारा मिक्स हो जाएगा और इस तरीके से पूरा कंप्लीट बैच हो जाएगा। और साथ ही साथ सैटरडे या संडे को हम वो क्लासेस रखे करेंगे, जैसे मान के चलिए टॉप 100 क्वेश्चन रख लिए जिसके अंदर पूरा मिक्स प्रैक्टिस होगी। जो भी भाई अभी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने आधा सिलेबस कर लिया, 35% कर लिया या 80 कर लिया, वो उन प्रैक्टिस मतलब सेशन जो लगेंगे हर वीकली लास्ट में सैटरडे या संडे को, तो आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो रही है, या हम मिक्स क्वेश्चन रखेंगे या नए क्वेश्चन जो अभी पूछे गए हैं।
तो एक बार आप इसे मतलब जो जो आपको मेन चीज़ लिखनी है, हम इसी तरीके से सिलेबस को पढ़ेंगे। आपको नोट डाउन करना हो तो आप इन्हें लिखिए एक बार। आज क्लास 1 है, आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में जान लेते हैं, इंग्लिश है क्या। जिस भी भाई बहन का या जिस भी स्टूडेंट का इंग्लिश से बिल्कुल भी डर है या जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो एक बार मुझे मैसेज कर देना। बिल्कुल जीरो से लेके स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालना सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। एक नया रजिस्टर बना लीजिए। जो भी थ्योरी हम यहाँ पे करेंगे, और कोई भी प्रेफरेंस के लिए आप बुक रख लेना। जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएं, बुक में से प्रैक्टिस करते जाना। बात करते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की। इंग्लिश है क्या? देखिए इंग्लिश क्या है, सबसे पहले आप जानना होगा इंग्लिश एक हमारी लैंग्वेज है ना। यहाँ पे आपको लिखना होगा इंग्लिश हमारी क्या है। लैंग्वेज का आप बहुत अच्छे से मतलब जानते हैं। लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? भाषा। यहाँ पे लिखना भाषा। इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? एक भाषा हुआ, है ना। इंग्लिश हमारी क्या है? एक लैंग्वेज है। जैसे अब लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज या भाषा का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब देखिए इंग्लिश में लिखना, लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इज अ मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होता है? कोई माध्यम, थ्रू विच वी कैन एक्सप्लेन अवर आइडियाज फीलिंग्स टू समवन। या यहाँ पे आप लिख सकते हैं समबडी है। समवन का मतलब क्या हुआ? किसी एक। देखिए ये ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने वी कैन एक्सप्लेन, हम अपनी भावनाओं को, अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन मतलब बताते हैं किसी सामने वाले को। वही तो भाषा हुआ। जैसे मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ? मैं हिंदी बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, जैसे मैं कल खेलने गया था, तो ये क्या हो गया? एक भाषा हो गई। इससे तुम मेरा आइडिया समझ पा रहे हो। जैसे मैं अगले साल दुबई घूमने जाऊंगा, मैंने सिंपल सा बोल दिया। जैसे अगले साल मैं कहाँ पे जाऊंगा? दुबई घूमने जाऊंगा। अब मेरा आइडिया क्या है कि भैया मैं तो दुबई घूमने जा रहा हूँ, और दुबई में अपनी बातों को मैं समझा पा रहा हूँ। उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हमेशा याद रखना, इज द मीडियम थ्रू विच वी कैन एक्सप्लेन अवर आइडिया, मतलब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को किसी दूसरे तक बता पाए या समझा पाए, वही हमारा क्या होता है? लैंग्वेज होता है। अब देखिए आपने अब तक करा है क्या स्कूल टाइम में? आपने लैंग्वेज ही तो पढ़ी है। जैसे स्कूल में बुक होती है जो प्रेफरेंस की 12th क्लास की बुक रहती है। कौन सी है बुक? 12th में बुक का नाम बताओ। एक इंग्लिश की बुक का नाम क्या है? क्या नाम है इंग्लिश बुक का? विस्तास? मैं ये भी नहीं पता। विस्तास बुक का नाम है, जिसके अंदर चैप्टर लिखे हुए हैं अलग अलग, है ना।
अब देखिए उसके अंदर अलग अलग चैप्टर लिखे हुए हैं। अब वो तो हमारा लैंग्वेज के बेस होता है, पर एग्जाम में लैंग्वेज नहीं पूछेगा आपसे। एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? ग्रामर पूछेगा। ग्रामर इंग्लिश में आपसे क्या पूछेगा? एग्जाम के अंदर ग्रामर पूछा जाएगा। अब ग्रामर का मतलब क्या होता है? देखिए ग्रामर का मतलब होता है, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ग्रामर का मतलब क्या होता है? अ सेट ऑफ रूल्स, मतलब ग्रामर के अंदर रूल, जो हमारे नियम बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, उनका एक समूह बना हुआ है जी। और उन समूहों से क्या होता है? टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, जिससे हम कोई सही अर्थ में वाक्य बना पाए। जैसे कि कोई भी, अब एक लाइन लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं राम टेक टी विदाउट शुगर। यहाँ पे लिखा हुआ है राम टेक टी विदाउट शुगर। आप बताइए सही हुआ या गलत हुआ? बताइए सही है गलत है? तुम बताओ। राम टेक टी विदाउट शुगर। अब जो जिन्हें पता नहीं है वो तो बोलेंगे ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया है ना। पर देखिए जब भी हम, अब एक ग्रामर का हमें रूल याद करना होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस हमें लिखना होता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हुआ। सबसे पहले हमें देखना होगा टेंस कौन सा है। हमें पता लगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट कैसे हुआ? देखिए जब भी हम किसी ऐसी चीज की बात में, मतलब ऐसे वाक्यों की बात कर रहे हो जो हमें जानकारी दे, या प्रेजेंट का कोई भी एक्शन के बारे में बताए, या कोई भी रेगुलर एक्शन के बारे में बताए। यहाँ पे आप लिखना रेगुलर एक्शन। जब भी हमें कोई रेगुलर एक्शन के बारे में बताए, वो हमारा किस में आता है? हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट के अंदर आता है। अब देखिए राम टेक टी विदाउट शुगर, जो राम एक लड़का है। राम, सबसे पहले आप बताइए राम कौन है? एक लड़का हुआ। और राम जो चाय तो पीता है, टेक टी, राम जो चाय तो पीता है, पर वो कैसे पीता है? बिना शुगर, मतलब बिना चीनी के पीता है। उसकी रेगुलर एक्टिविटी हो गई भैया, उसका एक्शन रेगुलर ही तो हो गया। मतलब वो चाय तो पीता है पर बिना चीनी के पीता है, वो एक उसकी हैबिचुअल हो गई, उसकी आदत हो गई। और जब भी हम हैबिचुअल एक्शन बोले या रेगुलर एक्शन बोले, वो हमेशा किस में आता है? प्रेजेंट की इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट के इंडेफिनिट ये कहता है जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा हो तो वर्ब के साथ हमेशा एस या ई एस आ जाएगा। सब्जेक्ट दे रखा है हमारा यहाँ पे राम, और वर्ब दे रखी होती है लेना, तो उसके साथ हमें एस लगाना होगा। तो राम टेक्स टी विदाउट शुगर, ये हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। अब जिनको भी ये चीज समझ में नहीं आई है, जिनका पहला दिन है, उनके लिए तो मतलब थोड़ा हैवी मुश्किल लगेगा, पर जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है, पढ़ चुके हैं, उन्हें ये ठीक समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब हम टेंस में पढ़ेंगे तो आपको टेंस एक एक चीज समझ में आएगी। अब केवल हमें दो शब्दों का मतलब समझना है, पहला भाषा लैंग्वेज का, दूसरा ग्रामर। ग्रामर का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ऐसे शब्दों का समूह जिनसे हम कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बना पाए, वही हमारा क्या होता है? ग्रामर कहलाता है। समझ में आता है? इसी को व्याकरण व्याकरण बोलते हैं हिंदी में। दो डिफाइन और लिख लेना एक बार आप। अब ग्रामर और लैंग्वेज में आपको डिफरेंस पता लग ही गया होगा। अब हम बात करते हैं, जब हमें पता लग गया इंग्लिश हमारी क्या है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश हमारी क्या है? इंग्लिश हमारी क्या है? एक लैंग्वेज है। समझ में आया? इंग्लिश हमारी एक भाषा है।
अब कोई ना कोई लैंग्वेज होगी तो उसकी कोई ना कोई आवाज होगी, है ना। जैसे ये आवाज नहीं समझे, या कोई ना कोई साउंड होगी, उसकी साउंड होगी। जैसे मैं बोल पा रहा हूँ हिंदी, अब साउंड होगी तो उसकी कोई ना कोई साउंड की छोटी से छोटी इकाई भी होगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। किसी भी मात्रा की सबसे छोटी इकाई यूनिट बोलते हैं उसको हम। अब इंग्लिश के अंदर कोई ना कोई यूनिट होगी जरूर, या आप समझना, जब कोई लैंग्वेज है तो उसका कोई ना कोई चिन्ह भी तो होगा, कोई सिंबल होगा। जैसे हिंदी में आ होता है, गा होता है, माँ होता है, से होता है, ये हमारा कोई ना कोई सिंबल दे रखे हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में कोई ना कोई सिंबल्स होंगे या कोई ना कोई यूनिट होगी। अब उन्हीं यूनिट और सिंबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं, है ना। सबसे छोटी इकाई को इंग्लिश में ही हम क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है इंग्लिश के अंदर कितने लेटर्स हैं। इंग्लिश के अंदर बताइए कितने लेटर होते हैं, बताओ। नहीं पता? इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। अरे इन्हें सब पता है, इनके पास कॉपियां रखी हुई हैं, ये पहले से पढ़े लिखे हैं, आपको वेट कर रहे हैं। देखो इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, है ना। उन्हीं लेटर्स को इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं, या तो अल्फाबेट्स। उन्हीं लेटर्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट्स। आपको अच्छे से पता है लेटर्स और अल्फाबेट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले कौन सी हो गई, वॉवल्स, और दूसरी कौन सी हो गई, कॉन्सोनेंट्स। वॉवल और कॉन्सोनेंट्स आपको अच्छे से पता है। वॉवल्स क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, सॉरी स्वर्ग होते हैं, और कॉन्सोनेंट हमारे व्यंजन होते हैं। वॉवल्स की बात करें, आपको अच्छे से पता है इंग्लिश के अंदर कितने वॉवल्स होते हैं, 5। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, क्यू। इनको छोड़ के बचे कितने, 21, है ना। 26 में से 5 माइनस करेंगे, हमारे कितने बचे, 21। 21 हमारे कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट। इनको छोड़ के, पांचों को छोड़ के बाकी हमारे क्या होते हैं, सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। समझ में आया? एक बार ये चार्ट आप बनाइए, फिर आगे समझते हैं और क्या क्या है इसमें पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे समझना होगा, हमें साउंड्स होती है इंग्लिश के अंदर। आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए इंग्लिश के अंदर कितनी साउंड्स होती हैं। 44 साउंड्स होती हैं इंग्लिश में, है ना। अब साउंड्स का मतलब जानते हैं क्या होता है, साउंड्स का मतलब। सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। आप एक बार बोल के देखिए, ए से एप्पल बोल के देखिए। एप्पल का मतलब आप सब जानते हैं, सेब। एप्पल बोल के देखेंगे आप, आवाज आएगी ए की, ए, एप्पल, एप्पल, ए की आवाज आ रही है। बोल के देखिए आइस, आइस बोल के देखिए एक बार आपको, आइस, आई की आवाज आएगी, आई। ये कह सकते हैं ई। या आप देखिए, एक आप एप्पल बोल के देखेंगे, ऐप की आवाज आएगी। दूसरा आप देखिए सी, देखिए एक बार कैट बोल के देखिए, कैट, के की आवाज आएगी, कैट, कैट। एक बार सेल बोलना, सेल, सी से आप से बोल के देखिए, सेल। सेल आप जानते हैं कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, हम सेल बोलते हैं। सेल बोल के देखोगे आप, से की आवाज आएगी। जब आप बोल रहे हैं कैट, तो कै की आवाज आ रही है। अब यहाँ पे भी सी हमारा है, यहाँ पे भी सी है, दोनों जगह हमारा सी लिखा हुआ है, पर ऊपर हमारी आवाज बदल रही है, कैट, के आवाज आ रही है। नीचे हम सी बोल रहे हैं तो सेल। आप देखिए यू बोल के, यू से बोलेंगे आप यूनिट, तो यू की आवाज आएगी, है ना। बोल के देखिए आप मेरे साथ बोलिए, यूनिट, यू की आवाज आएगी।
यहाँ पे आप दूसरी जगह आपने बोल के देखा अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना। आप यहाँ पे यूज लिखा हुआ देख रहे हैं, पर यहाँ पे आवाज क्या आ रही है? अंडरस्टैंड, 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 आ की आवाज आ रही है ना। यहाँ पे आवाजें चेंज हो पा रही हैं। तो इसी को टोटल मिला के इंग्लिश के अंदर कितनी साउंड्स होती हैं? 44। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। कोई भी आपसे पूछे इंग्लिश में साउंड्स कितनी होती है, तो याद रखना हमेशा 44 हमारी कितनी होती हैं? साउंड्स होती हैं। एक बार आप इसे लिखिए, और मैं ऐसा ट्राई करेंगे कि आपको 44 आपको एक मतलब पीडीएफ फॉर्म में मैं टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करना है, या मैं आपको आगे टाइम बताऊंगा, टेलीग्राम का चैनल बता देंगे, या आप इंस्टाग्राम पे मैं आपको बता दूंगा 44 की साउंड मतलब अलग अलग वर्ड से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अभी के लिए केवल आप इतना समझना, कैट और यूनिट का मतलब समझना। सी से कैट में क्या आ रहा है, सेल से से आ रहा है ना। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अब देखिए बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। अब हम थोड़ा एडवांस की तरफ थोड़ा आगे पढ़ते हैं। देखिए हमें समझना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब होता क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? देखिए बात करते हैं स्पीच का, आप मतलब समझाइए मुझे, स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है भाषण। हिंदी में क्या मतलब होता है? भाषण होता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब भी हम कोई भाषण तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग पार्ट की जरूरत होती है। ना केवल स्पीच की बात करें, हम यहाँ पे बात समझते हैं किसी कार की। अगर हम कार की बात करेंगे तो उसमें अलग अलग पार्ट्स लगेंगे, जब भी तो वो कार बनेगी। उसमें एक व्हील लगेगा, एक चेयर लगेगी, सीट कवर लगेगा, और गियर लगेंगे, जब भी तो जाके वो क्या बनेगी? एक कार बन पाएगी। उसी तरह कार के अलग अलग पार्ट हो गए। सेम इसी तरह आप देखोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होगा? जो भी कोई स्पीच तैयार करते हैं उसके लिए अलग अलग पार्ट की जरूरत होती है। यह कह सकते हैं इनके बिना कोई भी स्पीच तैयार नहीं हो पाती। आपको अच्छे से पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी कितनी होती हैं? 8 होती हैं। समझते हैं उनके बारे में। सबसे पहले आपको अच्छे से पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले क्या आता है? नाउन आता है। दूसरा प्रोनाउन आता है। थर्ड एडजेक्टिव आता है। फोर्थ वर्ब आता है। फिफ्थ एडवर्ब आता है। सिक्स प्रेपोजिशन आती है। ये हमारे क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल्स। आदि ग्रामर पढ़ाने वालों का या इंग्लिश पढ़ाने वालों का मानना ये है कि जो हमारा आर्टिकल है वो इसी का पार्ट है, और आधों का मानना ये है कि आर्टिकल हम अलग से पढ़ते हैं। आर्टिकल हमारा एक अलग चैप्टर है। बात कर लेते हैं जो हमारे आठों के आठ हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। एग्जाम में भी ये सारे ही आने हैं। एग्जाम से पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये समझ लेते हैं ये नामों का मतलब होता क्या है, और ये क्या कहना समझाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बेसिक की क्लास है तो सिंपल सा पढ़ते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है? आपने स्कूल में अब तक नाउन का मतलब संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या समझा अब तक? किसी भी व्यक्ति वस्तु किसी भी व्यक्ति वस्तु जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में पूछते थे बच्चों से नाउन, एक सिंपल सा बोलते थे क्या? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, थिंग्स इज कॉल्ड नाउन।
नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति, पर्सन का मतलब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति। नेम ऑफ प्लेस, किसी भी जगह के नाम को, स्थान के नाम को। या थिंग, थिंग्स का मतलब क्या हुआ, वस्तुओं के नाम को। जैसे ये बोर्ड क्या हो गया, पेन क्या हो गया, हमारा थिंक हो गया, थिंग्स हो गया, थिंग्स। बोर्ड हमारा थिंग्स हो गया, बल्ब हमारा क्या हो गया, एक चीज ही तो हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, इन्हीं के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। या आप सिंपल सा यहाँ पे समझना, नाउन का मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड्स। इस दुनिया के अंदर जिसका भी कुछ भी नाम है, कुछ भी नाम है इस दुनिया में, उसी को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जो भी जिस चीज का भी नाम है ना, वही हमारा नाउन है। जैसे आप अपने रूम में बैठे होंगे या जहाँ पे भी क्लास देख रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हो, आपके पास में एक फ़ोन है, फ़ोन भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। आप नोटबुक देख रहे हो, नोटबुक भी क्या हो गया, हमारा एक नाउन हो गया। आप पेन जिससे लिख रहे हो, वो भी हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। बल्ब देख रहे हो, देख पा रहे हो सामने, वो भी हमारा नाउन है। आप वॉल देख रहे हो, वो भी हमारे क्या हो गया, एक नाउन हो गया। जिसका भी नाम है, ये जिस चीज का भी इस दुनिया के अंदर नाम है, वही हमारे क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, ये तो बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई। सिंपल सा अगर आपसे कोई पूछे नाउन का मतलब क्या हो गया, तो आपको बोलना होगा नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग, जिसका भी नाम दिखाई दे रहा हो, ग्लास, ग्लास हमारा क्या हो गया, एक नाउन हो गया। बात करते हैं प्रोनाउन की। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखना, राम, सुमित, राहुल, पेन, टेबल, वॉल, रिंग, है ना। और आप देख पा रहे हो बाइक, है ना। ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, ये सब हमारे नाउन कहलाएंगे। हम बात करते हैं प्रोनाउन की, है ना, सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, रिप्लेस ऑफ अ नाउन, है ना। सिंपल सा आपको याद रखना होगा, रिप्लेस ऑफ अ नाउन। जब भी आपसे कोई पूछे प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, वहां पे आपको सिंपल सा बोलना होगा, रिप्लेस ऑफ अ, रिप्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब प्लेस का मतलब क्या होता है, कोई जगह, है ना। प्लेस का मतलब क्या होता है, कोई भी जगह। अब उसके आगे लिख दे रिप्लेस, मतलब जो जगह को बदल दे या उस जगह के बारे में बदल दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेस बोलते हैं। री प्लस प्लेस, प्लेस मतलब जगह। जब भी कोई जगह बदल दे, अब जगह बदलने का काम कौन करता है, ये किसकी जगह बदलने का काम करते हैं, नाउन। जब नाउन की जगह को कोई बदल दे, नाउन की जगह पे कुछ आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, उसको आप अच्छे से समझना क्या लिखा हुआ है। एक नाम बताइए आप। नाम हम ले लेते हैं मोहित का। मोहित इज अ बॉय, या मोहित लिव्स इन दिल्ली। मोहित study in class 11, likes to eat apple. Mohit wakes up early in the morning. Mohit play chess more than 2 hours अब हम, आप देखिए यहाँ पे किसकी बात करें। सबसे पहले तो आप ये बताइए, इसमें कोशिश करिए नाउन बताने की। नाउन क्या है यहाँ पे, ये कितने नाउन लिखे हुए हैं। नाउन तो यहाँ पे बहुत सारे लिखे हुए हैं, पर आपको सिंपल सा एक नाउन दिखाई दे रहा होगा स्टार्टिंग में। दिल्ली भी नाउन है हमारा, किसी जगह का नाम। मोहित, एप्पल भी हमारा किसी चीज का नाम हो गया।
तो नाउन तो बहुत सारे हैं, पर सबसे पहले आपने देखा स्टार्टिंग में हम बात किसकी कर रहे हैं, मोहित की बात कर रहे हैं। मोहित नेम ऑफ अ पर्सन हो गया, मतलब किसी व्यक्ति की बात हो गई। अब मोहित की बात कर रहे हैं, मोहित लिव्स इन दिल्ली। मोहित कहाँ पर रहता है, दिल्ली में रहता है, ठीक है। मोहित स्टडी इन क्लास 8। मोहित कहाँ पे पढ़ता है, 11th क्लास में पढ़ता है। मोहित लाइक्स टू ईट एप्पल। मोहित क्या करता है, एप्पल खाना पसंद करता है। मोहित वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मोहित कब उठता है, मोहित सुबह सुबह एकदम जल्दी से उठ जाता है, सुबह ही सुबह। मोहित प्ले चेस मोर देन 8 आवर्स, ये मोर देन 2 आवर्स। मोहित जो लड़का है वो 2 घंटे से भी ज़्यादा क्या खेलता है, चेस खेलता है। आप इसको पढ़ के देखोगे आपको इंटरेस्ट कम आएगा, क्योंकि हम इसमें बार बार क्या बोल रहे हैं। देखिए, मोहित लिव्स इन दिल्ली, मोहित स्टडी इन क्लास 8, मोहित लाइक्स टू ईट एप्पल, मोहित वेक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहित प्ले चेस मोर देन 2 आवर्स एवरी डे। बार बार एक नाम आ रहा है मोहित। मोहित हमने क्या करा, स्टार्टिंग में तो लिख दिया मोहित, पर बाद में जो भी लिखा हुआ है ना, मोहित की जगह हमने लिख दिया ही। अब देखोगे आप, मोहित के नाम को रिप्लेस कर दिया, मोहित के नाम की जगह बदल दी, किसने, ही ने आकर। बॉय के लिए हम क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं। और अगर यहाँ पे कोई लड़की होती तो हम क्या लिख देते हैं, शी लिख देते हैं, गर्ल के लिए। ये अब बात तो हम बॉय की कर रहे हैं, तो बॉय के लिए हमने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। अब देखोगे, आप पढ़ के देखोगे, मोहित लिव्स इन दिल्ली, ही स्टडी इन क्लास 11, ही लाइक्स टू ईट एप्पल। अभी आप पढ़ के देखोगे, पढ़ने में अच्छा लगने लगेगा, है ना। अब इसने नाउन की जगह को बदलने में किसने कर दिया, प्रोनाउन ने कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, एक प्रोनाउन हमारी जगह बदल देता है, किसकी, नाउन की। बात करते हैं हम आगे एडजेक्टिव की। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइज ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन। क्वालिफाइज, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, क्वालिफाइज, किसी की विशेषता बताने का काम होता है ना। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, किसी की भी विशेषता बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। अब नाउन और प्रोनाउन, नाउन का मतलब क्या हुआ, किसी का भी नाम। अब किसी की भी विशेषता बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। जैसे कि राहुल इज अ गुड बॉय, अमेरिका is a developing developed country। आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, एक क्वालिफाई कौन कर रहा है, विशेषता कौन बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है। यहाँ पे नाउन बताओगे आप, क्या होगा, राहुल। अब नाउन क्यों हुआ, क्योंकि किसी का भी नाम है, और किसी का ही नाम हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। और नाउन की विशेषता क्या है, देखो, राहुल इज अ बॉय। राहुल कौन है, एक लड़का है, पर लड़का कैसा है वो, अच्छा है, बुरा है, ज्यादा बोलने वाला है, कम बोलने वाला है, घूमने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है गुड बॉय, मतलब जो राहुल है वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, गुड बॉय है। तो हमारा गुड क्या हो गया, यहाँ पे हमारा गुड किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या है, किसी की विशेषता बताना, किसी के बारे में बताना। राहुल के बारे में क्या पता लग रहा है हमें, कि राहुल एक अच्छा लड़का है, और अच्छा ही हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका एक किसका नाम हो गया, नेम ऑफ अ प्लेस, किसी जगह का नाम हो गया, और प्लेस का नाम ही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अब नाउन के बारे में, कंट्री है वो ये भी पता है, पर कंट्री कैसे है, डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग मतलब एक विकसित देश है ना। और वो देश तो है, पर कैसा है, एक विकसित वाला है, डेवलप्ड कंट्री है। तो डेवलपिंग हमारा क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आया आपको यहाँ तक। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब का मतलब आपको अच्छे से पता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, या आप यहाँ पे समझना एक्शन और स्टेट।
किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो कोई एक्शन या कोई स्टेट, एक्शन का मतलब होता है कोई भी काम, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, या ये पढ़ाना क्या हो गया, एक एक्शन हो गया, मैं काम कर रहा हूँ ना, फिजिकली मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, आप पढ़ रहे हो, पढ़ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़, और पढ़ना, पढ़ना भी हमारा क्या हो गया, एक एक्शन हो गया, क्योंकि आप फिजिकली अपना बॉडी का यूज करोगे, लिखने में यूज करोगे, ये हमारा कोई भी काम हो गया। ये आप समझना, हिंदी के 99% से ज़्यादा ऐसे शब्द जिनके पीछे ना लगता हो, वो हमारा क्या कहलाते हैं, एक्शन कहलाते हैं, काम कहलाते हैं। जैसे आप बोल के देखो ऐसे शब्द जिनके पीछे ना आए, जैसे हंसना ना आ रहा है, बोलना, गाना, रोना, है ना, चलना, घूमना, और बताओ, ये सब हमारे कोई ना कोई, ये सब हमारे ना रहे, ये हमारा काम हो गया। एक स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था होता है। स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था, किसी की अवस्था के बारे में बताना, वो हमारी क्या होती है, स्टेट होती है। जैसे हैप्पी, अरे मैं आपसे बोलूँ आई एम हैप्पी नाउ, नाउ आई एम हैप्पी, है ना। अब ये बताइए इसमें मैं खुश हूँ, अब ये बताओ इसमें स्टेट है या एक्शन है, नाउ आई एम हैप्पी, मैं अब खुश हूँ, ये हमारी हैप्पी हमारी क्या हो गई, अवस्था हो गई, स्टेट हो गई। अब तुम्हें किस एंगल से लग रहा है मैं खुश हूँ, नहीं लग पा रहा होगा। ये कैसे पता लग रहा है मैं दुखी हूँ, नहीं पता लगेगा ना, आपको ये पता लगेगा मैं खुश हूँ, ना आपको ये पता लगेगा कि मैं दुख हूँ, तो मैं हूँ क्या, है ना। ये मेरी एक स्टेट हो गई कि मैं बता रहा हूँ ना, जो दिखाई ना दे। स्टेट का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ हमारी मेंटली हो, जो हमारे दिमाग पे हो, मेंटलिटी पे हो, दिमाग के ऊपर डिपेंड हो, वो हमारी क्या होती है, स्टेट होती है। जैसे अब मैं हंस के बोलने लगूँ मैं बहुत दुखी हूँ, आप समझ पाओगे मैं दुख हूँ। मैं मुंह बना के एकदम ही बोल दूँ मैं बहुत खुश हूँ, आप समझोगे कि 100% क्या है, दुखी है। मैं हंस के बोलने लगूँ मैं दुखी हूँ, तो आप समझोगे, या मैं बोलने लगूँ मैं परेशान हूँ, आप नहीं यकीन मानोगे। पर हकीकत में आपने सुना होगा, हंसते चेहरे के पीछे बहुत राज छुपे हुए हैं ना। तो कभी भी स्टेट हमें फेस से या बॉडी से पता नहीं लगती, स्टेट हमारी अवस्था होती है। अवस्था हमेशा किसके ऊपर डिपेंड होती है, दिमाग के ऊपर डिपेंड होती है। नाउ आई एम हैप्पी, हैप्पी, सैड, ये हमारी क्या होती है, अवस्था होती है। एक बार आप पहले इन्हें लिखिए, फिर एडवर्ब समझते हैं, एडवर्ब का मतलब क्या हुआ। अब जानते हैं वर्ब हो गया हमारा, एडवर्ब के बारे में देखिए। एडवर्ब कैसे लिखते हैं, एडवर्ब लिखा हुआ है ADVER, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा क्वालिफाइज करे ऑफ अ वर्ब, जो हमारे वर्ब को भी क्वालिफाइज करे, मतलब हमारे एक्शन को भी, कोई काम को भी क्वालिफाइज करे, वो हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब। ये समझना, वर्ब में भी कुछ ऐड करे, वो हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। राहुल इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। आप इसे पढ़ के देखिए, राहुल इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। इसमें आप सबसे पहले तो आप ये बताइए, राहुल हमारा क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। आपको अच्छे से पता है, नेम ऑफ अ पर्सन, किसी दुनिया में किसी का भी नाम या किसी इंसान का नाम हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। राहुल एक लड़का हो गया, अब लड़के का नाम हमारा क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। अब राहुल एक स्टूडेंट तो है, अब स्टूडेंट है, गुड है, ये भी हमें पता लग गया, मतलब स्टूडेंट नाउन हो गया। पर गुड स्टूडेंट, गुड हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया।
मतलब उसकी विशेषता क्या है, गुड स्टूडेंट है। पर अच्छा तो है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी गुड, वेरी मतलब बहुत ज्यादा। राहुल अच्छा स्टूडेंट है, पर राहुल बहुत ज्यादा अच्छा स्टूडेंट है। तो वेरी हमारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि राहुल इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, मतलब वो क्या कर रहा है, एक वर्ब की भी क्वालिफाइज कर रहा है। तो वेरी ये हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। समझ में आया आपको? अभी आगे एग्जाम्पल करेंगे जब और अच्छे से समझ में आएगा। प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का मतलब वो क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड्स। प्रेपोजिशन का आप अच्छे से समझना, प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड्स, जो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। रिलेट करना मतलब किसी को संबंध बनाना, किसी चीज से संबंध, कनेक्ट कर, रिलेट करना। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, इंग्लिश बुक ऑन द टेबल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश बुक ऑन द टेबल। जो इंग्लिश की बुक है वो कहाँ पे रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। अब इनको रिलेट करने का, रिलेट कर दिया बुक को, एक इंग्लिश की बुक को और टेबल को, दोनों को रिलेट किसने कर दिया, ऑन ने। इसका मतलब जो हमारी बुक है ना वो हमारी किस में लिखी हुई, रखी हुई है, ऑन। मतलब क्या होता है, ऑन प्रेपोजिशन का मतलब ये हो गया जब एक कोई चीज दूसरी चीज से टच हो, अटैच में हो, थोड़ी सी चीज ऊपर हो, अबव लिख देते हैं। ये सब हमारी प्रेपोजिशन होती है, जैसे ऑन, अपॉन, अबव, बिसाइड, बिसाइड, बिसाइड्स, ऑन, अपॉन, इन, इनटू, ये सब हमारी क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है। दिस पेन ऑन माई हैंड, अब ये पेन मेरे हाथ के ऊपर रखा हुआ है तो हम लिख रहे हैं ऑन। अगर इस पेन को मैं ऐसे ढक लूँ ना, कवर कर लूँ, ऐसे रख लूँ, दिस, तो ये हमारी प्रेपोजिशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इन लिखना होगा। इन क्यों लिखना होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर ढकी हुई हो तो हम क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। और जब किसी से टच हो तो ऑन लिखते हैं। जैसे वी आर सिटिंग इन द रूम। अब देखिए, वी आर सिटिंग इन द रूम। अब हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, रूम के अंदर बैठे हुए हैं। अब रूम इतना बड़ा है कि उसके अंदर हम जाके बैठ गए, इसका मतलब हम चारों तरफ से ढके हुए हैं। तो हमें, हमने प्रेपोजिशन यहाँ पे कौन सी लगा दी, इन लगा दी। और हम कहाँ पे, वी आर सिटिंग ऑन द टेबल, या टेबल सॉरी गलत लिख दिया, चेयर लिखना है हमें यहाँ पे। हम सब कहाँ पे बैठे हैं, चेयर्स पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑन लिख दिया, क्योंकि जो हम है और हम चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, ना कि उससे कवर है, सिर्फ और सिर्फ हम उससे टच बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे प्रेपोजिशन ऑन आ जाएगा। समझ में आया? आगे एग्जाम्पल करेंगे या चैप्टर पढ़ेंगे जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये चारों एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, फिर हम इसके बाद बात करते हैं कंजंक्शन की। बात करते हैं हम कंजंक्शन की। कंजंक्शन का मतलब आपसे कोई पूछे कंजंक्शन का मतलब हुआ क्या, तो कंजंक्शन का मतलब होता है ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग वर्ड्स, जो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, है ना। ऐसे शब्द जो दो या दो से अलग नामों को या सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखना आप ज्वाइनिंग वर्ड, जैसे एंड, और, विद,
ये सब हमारे एंड और विद, ये हमारे क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे कि राम एंड श्याम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट। यहाँ पे लिखा हुआ है राम एंड श्याम गोइंग टूवर्ड्स द मार्केट। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की ओर। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, आपने देखिए मेट्रो में आप जाते हैं कहीं पे भी, तो आप दिल्ली मेट्रो में कभी भी आप देखा होगा तो वहां पे लिखा होता है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स न्यू दिल्ली। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की ओर, कि ये जो गाड़ी है टूवर्ड्स की ओर, नई दिल्ली की ओर जा रही है। अब एक लड़का हो गया राम, दूसरा हो गया श्याम, ये दोनों जा तो रहे हैं पर कहाँ जा रहे हैं, मार्केट की तरफ जा रहे हैं। अब ये अलग जा रहा है, ये अलग लड़का है, पर इन दोनों का काम जोड़ने का किसने करा, एंड ने। एंड हमारा यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। समझ में आया आपको? सिर्फ इतना ध्यान रखना है, दो सेंटेंसों को या दो आदमियों को, दो किसी भी चीजों को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ज्वाइनिंग वर्ड्स एंड। समझ में आया? इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है, सडन फीलिंग वर्ड्स। इंटरजेक्शन का क्या मतलब होता है, सडन फीलिंग वर्ड्स। आपने देखा होगा मार्केट में आप कभी जा रहे हैं, मार्केट में आप कभी जा रहे होते हो, है ना, या आप देखते हो सडन सडन फीलिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, जो एकदम अंदर से आवाज निकले, जिनकी एकदम दिल से आवाज निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सडन फीलिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे आपने कोई बहुत अच्छी चीज देखी तो आप क्या बोल देते हैं, वाओ। वाओ का मतलब क्या होता है, वाओ। जैसे आप मार्केट में गए, आप और आपका फ्रेंड गए, दोनों जने, है ना, आपने बहुत अच्छी कौन देखा, बहुत अच्छी, आपने बहुत अच्छी चीज देखी। चीज का मतलब क्या हुआ, वो शादियों का सीजन चलने वाला है, आपने बहुत अच्छी ड्रेस देखी तो आप क्या बोलोगे, वाओ व्हाट अ नाइस ड्रेस, कितनी सुंदर क्या है, ड्रेस है। तो वाओ हमारा क्या हो गया, सडन फीलिंग वर्ड हो गया। मतलब जो एकदम सडनली मतलब अचानक से भावना अंदर से आवाज निकले, वाओ, वो हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शन हो गया। वाओ, हुर्रे। हुर्रे का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, जब जब भी कोई मैच जीत जाते हैं, कोई भी चीज हम जीत जाते हैं, जब हम क्या बोलते हैं, हुर्रे। यहाँ पे सिंपल सा आप देखना, ये नहीं बोलते हुर्रे, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके, या हम मैच जीत गए, ये हमारा क्या होगा, सडन फीलिंग वर्ड हो गया, है ना। आपने देखा होगा, ये हम अलास एक होता है इसका नेगेटिव वर्ड। लास्ट का मतलब क्या होता है, इसका नेगेटिव। जब कोई मैच हार जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लास्ट। यहाँ पे लिखना आप लास्ट, वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप, हम वर्ल्ड कप हार गए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अलास लिखेंगे। जब जीत गए, जब तो हम लिखते हैं हुर्रे, जब हार जाते हैं जब क्या लिखते हैं, हम अलास लिखते हैं। तो यहाँ तक कि हमारी ये बेसिक्स की, या आप समझ सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास थी। अगली क्लास जो होगी वो हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, जिसके अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नाउन कैसे पता लगेगा, प्रोनाउन, और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो अगली क्लास तक इसको अच्छे से पढ़ के आना। जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं आपको ज़रूर कोई भी डाउट होगा सॉर्ट आउट करके बताऊंगा। और यहाँ तक जो भी डाउट हो आप कल पूछ लेना, पर अच्छे से एक नोटबुक में लिख के और साथ के साथ रिवाइज करते जाना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।